क्या हाल है मेरे हुस्न के झल्लो। यह मौज मस्ती सीरीज का 11वां भाग है। सीरीज को अच्छे से समझने के लिए कृपा कहानी के पहले भाग भी जरूर पढ़े जा सुने तो मेरे झल्लो। कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे एक ठरकी बूढ़ा मुझे होटल के कमरे में ले जाकर मेरे साथ जाने की कोशिश करती है और मैं किस तरह से उसके चंगुल से छूटकर वहां से भाग जाती हूँ। उसके बाद रास्ते में मुझे एक नेता टाइप सुंदर पुरुष मिलता है जिसके साथ मैं गाड़ी में बैठकर उसके ठिकाने पर चली जाती हूँ। अब कहानी आगे। वह गाड़ी से उतरकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझे देखते हुए बोला, अकेली हो? वह ऐसे बोला जैसे सब कुछ जानता हो। मैं परेशान और हताश थी। उस पुरुष को देखते हुए बोली, हाँ मैं अकेली हूँ, लेकिन तुमने यह जाना कैसे? हम नेता लोग आदमी को पहचानने का ही तो काम करते हैं। तुम हमारी पार्टी का चुनाव प्रचार करोगी? उस नेता के यह कहते ही मैं पूछ बैठी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? यह पूछो, तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? तुम तो जवान और खूबसूरत हो। उसके मुंह से यह सुनते ही मैं सहसा ही बोल पड़ी, मेरी जवानी और खूबसूरती से इस चुनाव प्रचार का क्या संबंध है? जनता को मूर्ख तुम्हारी जवानी और खूबसूरती ही तो बना सकती है। आओ मेरे साथ गाड़ी में। यह कहकर वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। मैं भी उधर ही बढ़ गई। दिन भर चुनाव प्रचार करके मैं बिल्कुल ही थक चुकी थी। शाम को कहाँ ठहरूंगी यह सोचकर परेशान थी। तभी वह नेता मेरे पास आकर बोला, चलो आज तुम्हें मैं अपना फार्म हाउस दिखाऊं। वहाँ क्या प्राकृतिक सौंदर्य है। मैं यह सुनकर अचक्चा गई, लेकिन मैं वहाँ अकेली? तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैं कोई हिंसक जानवर नहीं कि तुम्हें खा जाऊंगा। उसके इतना कहते ही मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। वह अचानक ही मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, ईश्वर ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। तुम वैसे रहती कहाँ हो? होटलों में। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तब तो बड़ी ही अच्छी बात है। मैं बेघर हूँ और यह बात तुम्हें अच्छी लग रही है। तुम तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। तुम पर कोई बंदिश नहीं है, रोक टोक नहीं है। ऐसी ही महिलाएं तो राजनीति में आगे बढ़ती है। स्वच्छंद महिलाओं के लिए राजनीति में काफी अवसर है। वह कुछ और बोलता तभी ड्राइवर ने फार्म हाउस के फाटक के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। हम गाड़ी से उतरकर फार्म हाउस के एक कमरे में आ गए। अभी मैं ठीक से बैठी भी नहीं थी कि एक 40 वर्षीय महिला व्हिस्की की 2 बोतलें टेबल पर रख गई। मैंने देखा, यह बहुत ही महंगी व्हिस्की थी। इतने रुपयों से तो 10 आदमी आराम से बढ़िया खाना खा सकते थे। उस फार्म हाउस की मिट्टी में न जाने क्या खूबी थी कि यहाँ आकर मेरे व्यक्तित्व का एक नया ही रूप उभर कर मेरे सामने आ गया। मैं उन मजबूर नंगे भूखे लोगों की बेवजह ही चिंता करने लगी, जो वास्तव में ही रोटी के हकदार थे। तभी 2 प्लेट में मुर्गा पुलाव आ गया। उस नेता ने मुस्कुराते हुए बोतल का ढक्कन तोड़ दिया और गिलास में व्हिस्की उड़ेलते हुए बोला, जीवन का आनंद लो। यह भी कोई जीवन है? इस देश में आधी से भी ज्यादा जनता भूखी नंगी सोती है। तुम उनका हक मारकर ऐश कर रहे हो। मुझे हराम की कमाई नहीं खानी। मैं मन ही मन सोच रही थी, इतने में उसने मेरी ओर व्हिस्की से भरा गिलास बढ़ा दिया। मैंने मना कर दिया और वहां से उठकर बाहर आ गई। वह नेता भी मेरे पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। मैं उसे धक्का देकर उसकी गाड़ी की ओर बढ़ गई और फाटक खोलकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। अब वहां ठहरना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर सड़क की ओर बड़ी ही तेजी से मोड़ दिया। वह कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ा, फिर लौट गया। गाड़ी उस नेता की थी। मैं उसे लेकर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। कहीं पर भी पुलिस गाड़ी को रोक सकती थी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी तो नहीं था। मैं एक नुक्कड़ पर गाड़ी लेकर आई तो वहां कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए। मेरी तो जान ही निकल गई। सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर मैं उस नुक्कड़ पर आकर खड़ी हो गई। मैं किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। तभी एक गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। मैंने हाथ हिलाया तो ड्राइवर ने मेरे सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। मैंने गाड़ी में झांक कर देखा,
उसमें एक 50 वर्षीय सन्यासी भगवे वस्त्र में बैठा हुआ था और मुझे ही एकटक निहार रहा था। इतने में उसने मुझे हाथ से इशारा करते हुए खिड़की से सिर बाहर निकाल कर बोला, कहाँ जाना है? आओ, छोड़ देंगे। मुझे मालूम नहीं। मैं यह कहते कहते मायूस पड़ गई। शायद मैं अपने सारहीन जीवन से उकता गई थी। तभी अचानक ही वह महात्मा बोल पड़ा, जिसे अपने ठिकाने का ज्ञान नहीं होता है, वह मुझ जैसे महात्मा की शरण में आ जाता है। बालिके, आओ, गाड़ी में बैठो। महात्मा के इतना कहते ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही मुझे न जाने ऐसा क्यों लगा कि मेरे हाथों से कल ऐसा घटने वाला है जो मेरे जीवन को सार्थक बना देगा। इसी बीच महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम श्री श्री 108 आत्माराम है। तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। हाँ, नाम तो जाना पहचाना सा लगता है। मैं अटकती हुई आवाज में हो बोली, तब तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मेरे अधिकांश शिष्य नेता, मंत्री और उद्योगपति ही है। वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत हो। महात्मा यह कहकर मुस्कुराने लगा। मैं यह सुनकर बुदबुदा पड़ी, अजीब बात है, महात्मा हो, मंत्री हो या फिर आम आदमी हो, सब मेरी खूबसूरती को देखकर ही मुझ पर रहम करते हैं, मुझे लिफ्ट देते हैं। क्या स्त्री की इससे अलग और कोई पहचान नहीं होती है? वैसे वह महात्मा वास्तव में ही पहुंचा हुआ था। वह किस मामले में पहुंचा हुआ था, यह मुझे अभी मालूम नहीं था। वह मुझे वहां ले गया जहां उसका प्रवचन था। गाड़ी से उतरकर मैं महात्मा के साथ कथा पंडाल की ओर कुछ कदम ही बढ़ी थी कि वह पीछे मुड़कर बोला, तुम श्रोताओं की जमात में जाकर बैठ जाओ। प्रवचन समाप्त होने पर मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। मैं कुछ समझ न सकी। महात्मा कथा पंडाल में ज्यों ही आया, श्रद्धालुओं और श्रोताओं ने फूल मालाओं से उसका भव्य स्वागत किया। मैंने देखा वह मंद मंद मुस्कुराते हुए मंच की ओर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी खिली हुई है। तभी मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब उसने अपने गले में पड़ी मालाओं की कीमत लगाते हुए सभी श्रद्धालुओं को बारी बारी से मालाएं दे दी। मैं पंडाल में बिछी दरी पर बैठकर सोचने लगी, लोग भी धर्म में कितने अंधे हो गए हैं। अपनी ही मालाओं को उन्होंने उस महात्मा से बेहिसाब रुपए देकर खरीद लिया। यह कितनी ताज्जुब की बात है। महात्मा को लोग इतना आदर दे रहे हैं और यह उन्हें लूट रहा है। मुझे इस महात्मा के तह तक जाना है। मेरा क्या, मैं तो एक सड़क शाप लड़की ही बनकर रह गई हूँ। जो चीज एक स्त्री के लिए मूल्यवान होती है, उसको तो मैं कब की लुटा चुकी हूँ। महात्मा भ्रष्ट और संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है। जो सिर्फ पैसे वालों को ही अपना शिष्य बनाता हो, वह साफ सुथरा कैसे हो सकता है? मैं अभी और सोचती, तभी मधुर धुनों पर नृत्य शुरू हो गया। कुलीन और धनाढ्य घरानों की कुनारी लड़कियां आंखें बंद कर बड़े ही मजे से थिरक रही थीं। नृत्य का कार्यक्रम कोई आधे घंटे चला। फिर उस महात्मा का प्रवचन शुरू हो गया। वह प्रवचन क्या कर रहा था, लोगों को भ्रमित कर रहा था। अब मैं काफी कुछ हद तक आश्वस्त हो गई थी कि यह महात्मा एक वर्ग विशेष का महात्मा है, पूरी मानव जाति का महात्मा नहीं है। इसकी आड़ में यह अपनी राजनीति कर रहा है। मैं अब बोर होने लगी थी, उठकर बाहर जा भी नहीं सकती थी। प्रवचन में जब हिंदू मुस्लिम में अंतर करने लगा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस महात्मा को जनता की नब्ज पर अच्छी पकड़ है। हिंदू मुस्लिम की बातें कर यह लोगों की भावनाओं को भुनाना चाहता है। हिंदू धर्म सच्चा है, बाकी सब धर्म भ्रम मात्र है। उसके प्रवचन का सार बस यही था। तभी मैंने देखा कुछ युवा और खूबसूरत महिलाएं महात्मा के माथे को बारी बारी से चूम रही है और वह महात्मा बड़ी ही फूहड़ता से मुस्कुरा रहा है। यह दृश्य इस बात का द्योतक था कि महात्मा स्त्रियों का रसिया है। भगवे वस्त्र में एक साधु नहीं बल्कि कामी बैठा है। मैं यह सब देखने के बाद उस महात्मा का पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। मैं बड़ी देर से यह भी महसूस कर रही थी, वह रह रहकर कनखियों से मुझे घूर भी रहा था। वह शायद मुझ पर मुग्ध हो गया था। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी।